मंत्रा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से बिहार एसएससी, बिहार एसआई और बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो डाला जा चुका है जिसमें आप लोगों ने 25 क्वेश्चनों का डिस्कशन देखा था, ठीक है। और ये दूसरा वीडियो होगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। यह पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का होगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए देखेंगे। पहला इसमें क्वेश्चन होगा, देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा के किस स्थान में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो अभी चैप्टर वाइज डाला जा रहा है, जो कि अभी तक एग्जाम में जो भी चैप्टर से, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन, ये ध्यान देंगे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आप देखोगे कि पिछले वीडियो में भी आप हड़प्पा से संबंधित क्वेश्चन होगा और आगे भी इसमें कुछ क्वेश्चन होगा हड़प्पा से होगा। कहने का मतलब चैप्टर वाइज भी खत्म कराया जाएगा और एग्जाम वाइज, यानी बिहार पुलिस से लेकर बिहार दरोगा से लेकर बिहार एसएससी लेकर ग्रेजुएशन लेवल, इंटर लेवल, बीपीएससी से लेकर चैप्टर वाइज और एग्जाम वाइज क्वेश्चन को कराया जाएगा, ठीक है। तो समझेंगे। हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला है? जलाशय का प्रमाण कहाँ से, नहीं, जल का प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा के किन सभ्यता से मिला? तो ध्यान देंगे, हड़प्पा के कौन सा स्थान से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है, धौलावीरा से मिला है, या लोथल से मिला है, या मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक ना। ध्यान देंगे, पहले तो इस बात को समझ लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को 3 नामों से जाना गया था, ठीक ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता को 3 नामों से जाना गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता के नाम से सब इसीलिए पुकारा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सर्वप्रथम शहर कौन सा? हड़प्पा ही। हड़प्पा शहर का पता सर्वप्रथम, यानी हड़प्पा जो शहर है उसका पता सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में, ठीक है, चार्ल्स मैसन के द्वारा लगाया गया था। तो 1826 ईस्वी में इस शहर का पता लगा लिया गया था। लेकिन हड़प्पा जो स्थान है उसका उत्खनन जो किया गया है 1921 ईस्वी में, ठीक ना, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। तो ये बात समझ गए। हड़प्पा के किस स्थान से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से जलाशय का प्रमाण मिला है? क्वेश्चन को समझ लिए, ऑप्शन समझेंगे। हड़प्पा से मिला है, या धौलावीरा से मिला है, या लोथल से मिला है, या मोहनजोदड़ो से मिला है? किस स्थान से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से जलाशय का प्रमाण मिला है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस, ठीक ना, मध्य निषेध में पूछा गया था 27/2/2022 को, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा धौलावीरा। कहाँ से मिला है जलाशय का प्रमाण? धौलावीरा से। यह क्वेश्चन शायद पिछले बार भी आया होगा, लेकिन हर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछाएगा, हर एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन को लाया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेंगे। एक बार रिपीट होगा, उससे रिपीट होने से क्या होगा ना, आपको याद होगा, ठीक है ना। इस बात पर ध्यान रखेंगे। तो हड़प्पा के बारे में ध्यान रखेंगे। तो हड़प्पा के किस स्थान से मिला? तो जलाशय का प्रमाण, तो जलाशय का प्रमाण मिला है आपको धौलावीरा से। धौलावीरा के बारे में कुछ हम लोग देख लेंगे। तो धौलावीरा कहाँ पर है? तो धौलावीरा जो है गुजरात में है, ठीक ना। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात के, गुजरात में। और गुजरात में किस नदी के तट पर है? तो लूनी नदी देखा, या फिर कहीं के सरस्वती नदी दिखाता है, ठीक ना। तो लूनी नदी है, लूनी नदी के तट पर हड़प्पा का, सॉरी, धौलावीरा है जो गुजरात के, धौलावीरा गुजरात में है, लूनी नदी के तट पर है। और धौलावीरा का जो कच्छ जिला के लूनी नदी के तट पर है। और धौलावीरा जो उत्खनन जो किया गया, कब किया गया? तो 1900, ध्यान देंगे, तो 1990 से 1991 ईस्वी में, ठीक ना। तो 1990 से लेकर 1991 ईस्वी के मध्य धौलावीरा का उत्खनन किया गया था। किसके द्वारा? तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया है, ठीक ना। तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा धौलावीरा का उत्खनन किया गया। धौलावीरा के उत्खनन से ध्यान देंगे, पिछले वीडियो में भी शायद बताया गया होगा। तो धौलावीरा के उत्खनन से टेंशन नहीं लेंगे, पिछला वीडियो में भी होगा तो रिपीट होगा और क्या होगा, ठीक ना, याद हो जाएगा, कंफर्म हो जाएंगे, ठीक ना। क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे। और प्रीवियस ईयर क्या होता है ना कि बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये तो चैप्टर वाइज चल रहा है, तो ज्यादा आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। तो धौलावीरा का उत्खनन 1990 से 1991 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला के लूनी नदी के तट पर है। धौलावीरा के उत्खनन से जल निकासी का सुंदरतम प्रमाण अर्थात जलाशय का प्रमाण मिला, ठीक है। इसके अलावा जल निकासी का सुंदरतम प्रमाण अर्थात जलाशय का प्रमाण, लिपि का सबसे बड़ा वर्ण, ठीक ना। तो लिपि का सबसे बड़ा वर्ण कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। तो लिपि का बड़ा वर्ण भी धौलावीरा के वहां से। और एक खेल का मैदान, तो खेल का मैदान भी कहाँ से मिला है? तो खेल का मैदान भी मिला है, ठीक ना। तो खेल का मैदान भी मिला है कहाँ से? धौलावीरा से। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता कालीन सबसे जो नवीनतम स्थल के रूप में माना जाता है, ठीक है। हड़प्पा है, तो हड़प्पा कहाँ पर? पाकिस्तान में है वर्तमान समय में। तो हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में।
हड़प्पा का उत्खनन किया गया 1921 ईस्वी में। और हड़प्पा का उत्खनन जो किया गया किसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। ठीक है, हड़प्पा के बारे में पिछले वीडियो में भी शायद बताए होंगे कि हड़प्पा का उत्खनन में क्या क्या चीज मिला है। तो हड़प्पा के उत्खनन से R37 एक कब्रिस्तान मिला है, उसका नामकरण किया गया है R37 से। तो हड़प्पा के उत्खनन से एक कब्रिस्तान मिला है और इससे क्या, इसका नामकरण किसी से किया गया है, R37 से इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, हड़प्पा के उत्खनन से दो तरह का टीला मिला है, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला को नगर टीला के नाम से जाना गया और पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला के नाम से जाना गया। ठीक है, हड़प्पा के उत्खनन से क्या क्या मिला है, तो मजदूर का आवास मिला है, 14 कुम्हार के भट्टों का अवशेष मिला है और हड़प्पा के उत्खनन से कांसे का बना हुआ बैलगाड़ी से खिलौना की आकृति मिली है। तो ये सब कहाँ से मिला है, हड़प्पा के उत्खनन से मिला। और बहुत सारा चीज मिला है, यानी मानव के उपयोग किए जाने वाला बहुत सारा सामान हड़प्पा के उत्खनन से मिला है। ठीक है ना, तो ये सब कहाँ से मिला है, हड़प्पा के उत्खनन से मिला है। ठीक है ना, चलिए ध्यान देंगे। लोथल, तो लोथल के बारे में बताए थे कि लोथल वर्तमान समय में कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक ना, तो लोथल वर्तमान समय गुजरात में है, अहमदाबाद जिला में है। कौन सा, अहमदाबाद जिला में है। अहमदाबाद जिला में, और अहमदाबाद में कौन सा जिला में, किस नदी के तट पर, तो भोगवा नदी के तट पर। भोगवा, लोथल किस नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर है। लोथल किस नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर। लोथल का उत्खनन 1957 से 1958 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। लोथल का उत्खनन 1957 से 1958 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। लोथल जो था सिंधु सभ्यता कालीन सबसे प्राचीनतम बंदरगाह मानी जाती है। लोथल को क्या माना जाता है, प्राचीनतम बंदरगाह। इसे पतन नगर के नाम से भी जाना जाता है। लोथल के उत्खनन से फारस के मापतोल का पैमाना मिला है। लोथल सिंधु सभ्यता कालीन एक ऐसा स्थल था जहां पर घर के दरवाजे सामने से खुलने का प्रमाण मिला है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता काल में घर के दरवाजे पीछे की तरफ से खुला करते थे। लोथल के उत्खनन से चावल का साक्ष्य मिला है, अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। लोथल के उत्खनन से एक वृक्ष पर कौवा बैठा हुआ, उसके नीचे चलाक लोमड़ी खड़ी है। तो ये सब जो मिला है चित्र कहाँ से, लोथल के उत्खनन से। ठीक है, युग्मित समाधि मिला है स्त्री और पुरुष का। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो के बारे में भी शायद बताया गया होगा कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में किया गया। कब किया गया, 1922 ईस्वी में। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेथ और सिंध के नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कांसे का बना हुआ नृत्यांगना, घर से कुएं का साक्ष्य, स्नानागार, धन्नागार जो कि सिंधु घाटी सभ्यता काल की सबसे बड़ी इमारत या विशाल इमारत जो था अन्नागार या धन्नागार, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से ही मिला है। ठीक ना, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लड़काने जिला में, हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मांतगोमरी जिला में। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन था। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से नहीं मिली है। ठीक ना, तो हड़प्पा ये स्थल दिया, ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि कौन सा वस्तु हड़प्पा स्थल, ये स्थल दे दिया, न कि सभ्यता दिया है। अगर सभ्यता देता तो पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग समझते। एग्जाम में छोटा छोटा बात पर ध्यान देना होगा। ठीक ना, नहीं पर कौन सा दिया जा रहा है, आंसर तो आ ही जाएगा और आंसर के लिए तो ऑप्शन दिया हुआ ही है, लेकिन पहले क्वेश्चन सही से पढ़ने आना चाहिए। ठीक ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है ना, बिहार एएसआई, ध्यान देंगे दरोगा में प्री के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है 24/4/2022 को। ठीक ना, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा स्थल, ठीक ना, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है कहने का मतलब कि हड़प्पा जो था जगह वहां से प्राप्त नहीं हुई है। तो अभी हम बताए थे हड़प्पा के उत्खनन से, हड़प्पा का उत्खनन 1900 कितना ईस्वी में, 21 ईस्वी में किया गया, लेकिन हड़प्पा का पता कब लगाया गया, 1826 ईस्वी में। हड़प्पा का पता 1826 ईस्वी में लगाया। उत्खनन कब किया गया, 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा वर्तमान समय पाकिस्तान के मांतगोमरी जिला के पंजाब प्रांत के किस नदी के तट पर है, तो ये कौन सा नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर है। ठीक ना, आगे ध्यान देंगे। हड़प्पा के उत्खनन से हम बताए थे अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में कि हड़प्पा के उत्खनन से भौतिक जीवन या जीवन के उपयोग में किए जाने वाले वस्तुओं का प्रमाण मिला है। ठीक ना, तो हम देखे थे पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, R37, इसके अलावा कांसे का बना हुआ बैलगाड़ी जैसी आकृति, ये सब कहां से मिला था, हड़प्पा के उत्खनन से मिला हुआ है। बर्तन का भी कुछ साक्ष्य मिला है, स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, कहां से, हड़प्पा के उत्खनन से। मजदूर का आवास मिला है, कहां से, हड़प्पा उत्खनन से। कुम्हार के भट्टों का अवशेष कहां से मिला, हड़प्पा उत्खनन से।
सूती कपड़ा का जो वस्त्र है, नहीं सूती कपड़ा का वस्त्र में ध्यान देंगे, बर्तन वगैरह तो मिला है क्योंकि मानव के उपयोग किए जाने वाले वस्तु भी मिला है कुछ, ठीक है ना, गहने भी मिले हैं, ताम्र शीशा मिला है। सूती कपड़ा का वस्त्र हड़प्पा से नहीं बल्कि कहाँ से मिला है, तो सूती वस्त्रों का कपड़ा का वस्त्र जो मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक ना। तो सूती कपड़ा का वस्त्र कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ये नहीं प्राप्त हुई है, सो पूछ रहा है, तो नहीं क्या नहीं प्राप्त हुआ है, सूती वस्त्रों का प्राप्त नहीं हुआ है। ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन कौन सा प्रमाण नहीं मिला है, ठीक ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन कौन सा प्रमाण नहीं मिला है, तो लोहा का प्रमाण नहीं मिला है, दाल का प्रमाण नहीं मिला है, ठीक ना, गाय का प्रमाण नहीं मिला है। ध्यान देंगे, गाय का प्रमाण नहीं मिला है, ठीक ना, कुबरदार बैल मिला है लेकिन गाय का प्रमाण नहीं मिला है। तलवार का प्रमाण नहीं मिला है, तलवार का प्रमाण नहीं मिला है। घोड़ा का प्रमाण नहीं मिला है, ठीक ना, लेकिन ध्यान रखेंगे घोड़ा का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन पूछा जाए कभी कभी घोड़ा की अस्थि, तो सुतकोडरा एक ऐसा जगह सिंधु घाटी सभ्यता काल के जहां पर घोड़ा का अस्थि मिला है, तो समझा जाता है कि व्यापार करने के लिए स्थल क्षेत्र से जब विदेशी आया करते थे वो घोड़ा के अस्थि का प्रमाण मिला है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता काल के लिए घोड़ा जैसे जानवर से अनभिज्ञ थे। क्लियर है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता काल से ये सब चीज का प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ पर सूती वस्त्र के बारे में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा के किस स्थान से मिला है, तो हड़प्पा के मोहनजोदड़ो से मिला है, हड़प्पा से नहीं मिला है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता काल में ही नहीं मिला है, ठीक है ना। लोहा का प्रमाण नहीं मिला है, दाल का प्रमाण नहीं मिला है, गाय का प्रमाण नहीं मिला है, घोड़ा का प्रमाण नहीं मिला है, तलवार का प्रमाण नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता काल से। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र। तो 2 नंबर क्वेश्चन था। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहां से मिला है। तो अब भी हम लोग देखे थे यहाँ पर नहीं मिला है, तो नहीं मिला तो हम बताएं कहां से नहीं मिला था, आपका हड़प्पा से नहीं मिला। मिला कहां से, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। तो सूती कपड़े का साक्ष्य जो मिला है, 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, तो सूती कपड़ा का वस्त्र जो मिला है कहां से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सूती कपड़ा का वस्त्र मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का उत्खनन अभी बताया था 1922 ईस्वी में, ठीक ना। किसके द्वारा, इतना बार क्वेश्चन रिपीट होगा ना आगे चलकर खुद ही याद हो जाएगा, बशर्ते आपको डिस्कशन को डेली देखना है। 3 वीडियो डाला जा रहा है, कल का क्लास नहीं हो पाया था रेलवे वाला, कुछ टेक्निकल समस्या के कारण फिर से आज से रेगुलर कर दिया गया, वो समस्या खत्म हो गया, अब नहीं होगा ऐसा, तो ध्यान देंगे ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अब डेली आप लोग डिस्कशन को देख लेंगे 25-30 क्वेश्चन को, तो बहुत सारा पूरा जीके रिवीजन हो जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके अलावा स्टैटिक्स, ये सब आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक ना। बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार एसएससी, ठीक ना, ग्रेजुएशन लेवल या फिर आपका इंटर लेवल हो, या किसी भी एग्जाम में, उधर रेलवे का भी करवा रहे हैं। क्लियर है, तो सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो किया गया राखालदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो का माउंट ऑफ डेथ सिंध के नकलिस्तान या फिर मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर और लड़काने जिला में पाकिस्तान की, ये सब हमेशा मुंह पर याद होगा, सुनते सुनते याद हो जाएगा, ठीक ना। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से पशुपति महादेव की मूर्ति बताए थे। सूती कपड़े का टुकड़ा बताया, सूती कपड़े का वस्त्र या सूती कपड़े का टुकड़ा भी देता है कहीं कहीं, तो सूती कपड़े का वस्त्र या सूती कपड़े का टुकड़ा मिला। एक स्नानागार, एक सभा भवन, घर से कुएं का साक्ष्य, कांसे का बना हुआ नृत्यांगना, ये सब मोहनजोदड़ो से मिला है। क्लियर है। कालीबंगा, तो कालीबंगा के बारे में हम उस दिन भी बताए थे कि कालीबंगा का उत्खनन जो वर्तमान समय में कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा वर्तमान समय राजस्थान के गंगानगर जिला के घग्घर नदी, कहीं कहीं हनुमान नगर जिला देगा, ठीक ना। तो गंगानगर जिला या हनुमान नगर, तो गंगानगर ही याद रखेंगे। कहाँ पर, तो 1953 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया, ठीक ना। तो 1953 ईस्वी में कालीबंगा का उत्खनन किया गया है। और ये कालीबंगा का उत्खनन किसके द्वारा, तो बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। कालीबंगा का उत्खनन किसके द्वारा, बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा कालीबंगा का उत्खनन किया गया। कालीबंगा के उत्खनन से बहुत सारा प्रमाण मिले, ठीक ना। क्या क्या प्रमाण मिला, तो भूकंप आने का प्राचीनतम प्रमाण, ठीक ना, भूकंप आने का प्राचीनतम प्रमाण। इसके अलावा बताए थे हल के द्वारा जोते गए खेत का प्रमाण, अलंकृत ईंट का प्रमाण और अग्निकुंड का प्रमाण। ये सब कहां से मिला है, कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़िया, ठीक ना। हड़प्पा के बारे में भी पीछे बताया और लोथल के बारे में पीछे पूरा डिटेल्स बताया, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, तो पुरातत्विक, यह भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही क्वेश्चन है, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 21/3/2021 में पूछा गया था। ध्यान देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु से नहीं है, ठीक है, सिंधु घाटी से नहीं है। तो सिंधु घाटी से कौन सा पुरातात्विक स्थान है जो नहीं है, तो ध्यान देंगे, आहार है, राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी के बाद आपका कालीबंगा है, सुतकोडरा है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जगह है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध नहीं रखता है, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा जगह है, तो ध्यान देंगे, इसमें से ये जो जगह है आपका आहार, ठीक ना,
आहर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का साइट नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। यह ताम्रपाषाण युग का ये एक साइट है और यह जो राजस्थान के आहर नदी के तट पर है, ठीक ना। कहां पर है? राजस्थान में ही है, लेकिन यहां से सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पुरातात्विक स्रोत नहीं पाया गया है, ठीक ना। अतः यह सिंधु घाटी सभ्यता का साइट नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे ध्यान देंगे, राखी गढ़ी जो है, राखी गढ़ी गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, सुतकोटरा ध्यान देंगे तो यह भी गुजरात में है, तो इस बात को समझ गया। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र इस प्रकार है। पूरब में अगर पूछा जाए तो पूरब में है आलमगीरपुर, पूरब में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक था? पूरब में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो आलमगीरपुर पर तक, आलमगीरपुर तक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूरब में कहां पर? आलमगीरपुर तक। यह कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के कौन सा नदी? हिंडन नदी। तो पूरब में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हिंडन, ठीक ना, तो हिंडन नदी। तो पूरब में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो कहां पर है? तो पूरब में उत्तर आलमगीरपुर, पूरब में क्या है? आलमगीरपुर। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के हिंडन नदी के तट पर है। पश्चिम में पूछा जाए तो पश्चिम में सुतकांगडोर, पश्चिम में कहां तक है? तो पश्चिम में सुतकांगडोर, सुतकांगडोर। तो पश्चिम में सुतकांगडोर, यह दक्षिणी बलूचिस्तान के दशक नदी के तट पर स्थित है। कहां पर है? दक्षिणी बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान के दशक नदी के तट पर है, ठीक ना। तो पूरब में आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के हिंडन नदी के तट पर स्थित है। दक्षिणी में पश्चिम में सुतकांगडोर, यह दक्षिणी बलूचिस्तान के दशक नदी के तट पर स्थित है। उत्तर में पूछेगा तो उत्तर में मांड, ठीक ना, मांड। यह ध्यान देंगे जम्मू कश्मीर के, यह जम्मू कश्मीर के कौन सा नदी के तट पर? तो उत्तर में मांड, यह जम्मू कश्मीर के चिनाव नदी के तट पर स्थित है, ठीक ना। कौन सा नदी के तट पर है? चिनाव नदी के तट पर स्थित है। दक्षिण में पूछेगा तो दक्षिण में दैमाबाद, क्या चीज? दैमाबाद। तो दक्षिण में दैमाबाद, यह ध्यान देंगे अहमदनगर जिला के, अहमदनगर जिला के कौन सा? गोदावरी के सहायक नदी है प्रवरा नदी, ठीक ना। तो यह दक्षिण में दैमाबाद, यह महाराष्ट्र के, यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला के, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला के कौन सा नदी? गोदावरी, गोदावरी की एक सहायक नदी है प्रवरा, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, क्लियर है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, यह भी पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र देखे क्या कि पूरब में आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के हिंडन नदी के तट पर स्थित है। पश्चिम में सुतकांगडोर, यह दक्षिणी बलूचिस्तान के दशक नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर उत्तर में मांड, यह जम्मू कश्मीर के चिनाव नदी के तट पर स्थित है। दक्षिण में दैमाबाद, यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला के हिंडन, दक्षिण में बलूचिस्तान है, दक्षिण में दैमाबाद, यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला के गोदावरी नदी के एक सहायक नदी है प्रवरा नदी। तो गोदावरी नदी के सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, क्लियर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूछेगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1100 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछेगा तो 1600 किलोमीटर। पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल पूछेगा तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल पूछेगा तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 1100 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर, क्लियर है। तो ये था इसका सही आंसर आहार होगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का साइट नहीं है। कहाँ का साइट है? तो ये आपका ताम्रपाषाण युग का साइट है। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो ध्यान देंगे हड़प्पा के लोग, ध्यान देंगे अभी इससे पहले बताए थे, ठीक ना। चलिए इसी पे चर्चा करते हैं। तांबा का उपयोग नहीं जानते थे, कांसा का उपयोग नहीं जानते थे, सोना का उपयोग जानते थे या नहीं? नहीं जानते थे, से पूछ रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा का, कांसा का, सोना का या लोहा का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका उपयोग नहीं जानते थे? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 5 नंबर में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका उपयोग नहीं जानते थे? तो लोहा के, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता काल में लोहा का प्रमाण नहीं मिले हैं। तो किसका उपयोग नहीं जानते थे? लोहा का प्रमाण नहीं मिले, कांसा या तांबा का प्रमाण मिले हैं, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा का प्रमाण मिला है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सोना का ही प्रमाण मिले, क्योंकि उस समय के लोग क्या करते थे? सोना का आभूषण के रूप में प्रयोग किया करते थे, ठीक ना। आगे ध्यान देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का प्रमाण नहीं है। लोहा का प्रमाण 800 से 1000 ईस्वी में मिला है, ईसा पूर्व में मिला है, ठीक ना। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हड़प्पा के निवासी डैश के स्थान पर व्यापारिक संबंध। तो ध्यान देंगे, पिछले बार क्लास हम बताए थे कि कपास की लगभग एक क्लास के रूप में इस सीरीज को चलाया जा रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि चैप्टर वाइज चलाया जा रहा है। तब लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक के एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा,
बिहार दरोगा में, बिहार पुलिस में, ठीक ना, बिहार एसएससी सीजीएल में यानी ग्रेजुएशन लेवल में या फिर इंटर लेवल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। इससे ज्यादा उस चैप्टर से क्वेश्चन अभी तक पूछा ही नहीं गया होगा जितना बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, हड़प्पा के निवासी डैश के स्थान पर व्यापारिक संबंध रखते थे। किस स्थान से व्यापारिक संबंध रखे थे? जावा से, चीन से, मेसोपोटामिया से या जापान से। तो ध्यान देंगे, हम क्या बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया के साथ था। किसके किसके साथ था? मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया के साथ था सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध। तो किसके साथ होगा? मेसोपोटामिया के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास की खेती करनी प्रारंभ की थी, इसीलिए यूनानियों ने सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहकर संबोधित किया था? सिंड्रोन कहकर संबोधित किया था। और सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध जो था मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया के साथ था। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन व्यापार पर ही आधारित था। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन किस पर आधारित था? व्यापार पर ही आधारित था। और व्यापार किस पर आधारित था? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोगों का व्यापार किस पर आधारित था? तो सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोगों का व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहा गया? जब हम अपने यहाँ के सामान को किसी को देकर उसका सामान हम लेते हैं, यानी अदल बदल के किए जाने वाले काम को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा गया था, ठीक है ना। जैसे हमको आवश्यकता होगा चीनी का, मेरे पास आलू है तो आलू देकर हम चीनी खरीद लेते थे, इसी को क्या कहा जाता था ना? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता काल में वस्तु विनिमय प्रणाली किस लिए प्रसिद्ध था? क्योंकि उस समय मुद्रा प्रचलन में नहीं थी। लेकिन आगे चलकर कठिनाई जब होने लगा, मान ली किसी को घोड़ा खरीदना है और मेरे पास गेहूं है, लेकिन जिससे घोड़ा खरीदना है उसको गेहूं का जरूरत नहीं है, तब कैसे होगा? तो एक मानक रूप माना गया और एक सिक्का का यानी एक मुद्रा का निर्माण किया गया। तो पकी हुई मिट्टी के मोहर का निर्माण, मोहर को ही मुद्रा के नाम से जाना गया था, ठीक ना। तो पकी हुई मिट्टी से क्या किया गया? मुद्रा का निर्माण किया गया, मोहर का निर्माण किया गया। मोहर को ही प्रतीक चिन्ह में मुद्रा के नाम से जाना गया, ठीक ना। इस प्रकार मुद्रा का निर्माण जो की जाती थी सेलखरी की सहायता से की जाती थी। एक पदार्थ हुआ करता था, पत्थर हुआ करता था, सेलखरी। तो मुद्रा का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक संख्या में सेलखरी से की जाती थी, ठीक ना। और मुद्रा का आकार जो हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता काल में बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार, ये मुद्रा का आकार हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता काल में मुद्रा पर सबसे अधिक संख्या में एक श्रृंगी बैल की आकृति मिलती थी, ठीक ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता काल में मुद्रा पर सबसे अधिक संख्या में क्या चीज की आकृति मिलती थी? एक श्रृंगी बैल। तो ये मेसोपोटामिया, ठीक ना। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता का भी वर्णन किया गया, जिससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया का संबंध किससे है? मेसोपोटामिया का संबंध, व्यापारिक संबंध जो है सिंधु घाटी सभ्यता से रहा है। और मेसोपोटामिया के सभ्यता में यानी उसके अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग किया गया और उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लिए और सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। मेलुहा, ठीक है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मेलुहा, जिसका अर्थ होता है सिंधु घाटी, सिंध का प्रदेश, ठीक ना। तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया, मेलुहा। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है सिंध का प्रदेश या सिंधु घाटी प्रदेश, ठीक है। इससे पता चलता है कि इसका व्यापारिक संबंध था। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान देंगे, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान देंगे, आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना जो किया गया है यूएसए में किया गया। कहां पर? अमेरिका में, ठीक ना। कहां पर? अमेरिका में किया गया। तो लोकतंत्र के जननी भी कहा जाता है किसको? अमेरिका को। तो लोकतंत्र की जननी किसको कहा जाता है? अमेरिका को। तो आधुनिक लोकतंत्र जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र होगा ना, इसी ही आधुनिक लोकतंत्र कहा जाता है। प्रतिनिधित्व यानी लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि इसके बारे में हम लोग देखेंगे एक कथन, तो अब्राहम लिंकन का कथन है, ठीक ना। तो अब्राहम लिंकन का कथन क्या था? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था लोकतंत्र के बारे में? कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है, ठीक ना। जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन अब्राहम लिंकन ने कहा था। यानी लोकतंत्र में लोगों का भागीदारी होना चाहिए, यानी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र होना चाहिए। भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का लोकतंत्र है। लोकतंत्र यूनानी भाषा के दो शब्द से बना हुआ, डेमोस और क्रेसिया, अर्थात डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, ठीक ना। तो डेमोस और क्रेसिया किससे बना हुआ? डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। जनता के द्वारा किए गए शासन को ही लोकतंत्र कहा जाता है। और लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, कौन कौन? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उस लोकतंत्र को कहा जाएगा जहां पर जनता अपने सरकार या राष्ट्राध्यक्ष को डायरेक्ट रूप से चुनेगी, यानी वोट करेगी, डायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति को चुनाव करेगी, उसी को ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाएगा।
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उस लोकतंत्र को कहा जाएगा जहां पर जनता अपने सरकार या प्रतिनिधि यानी राष्ट्राध्यक्ष को चुनने के लिए पहले जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगी और जनप्रतिनिधि के द्वारा सरकार या राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, उसे ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे भारत में हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति के चुनाव होगा, उसमें हम लोग डायरेक्ट रूप से भाग लेते हैं? नहीं, हम लोग भाग लेते हैं लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, और ये लोग चुनकर जाते हैं तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के चुनाव करके नियुक्ति या प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, तो लोकसभा का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग भाग लेते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट रूप से उनके चुनाव में भाग नहीं लेते, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जहां पर राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव में डायरेक्ट रूप से भाग लिया जाएगा उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के एक ही रूप हो गया अध्यात्मक शासन प्रणाली। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाले देश में सिर्फ राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री नहीं होंगे। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो रूप होंगे, एक अध्यात्मक शासन प्रणाली और एक संसदीय शासन प्रणाली। अध्यात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली उस देश में जिस देश में होता है उसमें सिर्फ राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री नहीं होंगे। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली वाले देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च प्रधान होते हैं, राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के होंगे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये सब बात को आप लोग समझेंगे, कुछ बात को नोट भी कर लेंगे। सब बात लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि रिवीजन होगा, डेली हम बात बताएंगे, तो उतना बात लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 7 का। अगर नहीं आप लोग कमेंट में करेंगे कि हाँ लिख दीजिए सर, तो हम क्या करेंगे ना, कल से पूरा बात लिखेंगे, पूरा जो शॉर्टली लिख देंगे, लेकिन लिख देंगे। ठीक ना, आप लोग इस कमेंट में आप लोग लिखेंगे। जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में अपना जो विचार हो, क्वेश्चन से संबंधित कोई बात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना सुझाव भी दे सकते हैं, सुझाव। ठीक, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? तो ध्यान देंगे, कानून जो है संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका? यह कथन पूछ रहा है कि यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया? ध्यान देंगे, अरस्तु के द्वारा कहा गया, जॉन ऑस्टिन के द्वारा कहा गया, रूसो के द्वारा कहा गया, या हॉब्स के द्वारा कहा गया? ठीक ना, तो ये क्वेश्चन है आपका, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया सो पूछा जा रहा है। ठीक ना, तो ये जॉन ऑस्टिन के द्वारा किया गया है, जॉन ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। ठीक ना, कानून जो है संप्रभु का आदेश है, किसके द्वारा कहा गया? जॉन ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। अरस्तु, तो अरस्तु और प्लूटो दो विद्वान थे, तो अरस्तु और प्लूटो ने क्या कहा था लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र जो है मूर्खों का शासन है। तो अरस्तु और प्लूटो ने क्या कहा था लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र जो है मूर्खों का शासन है। बात समझ गए? रूसो एक है, तो रूसो के बारे में कहा जाता है कि रूसो ने क्या कहा था? जनता की इच्छा सर्वोपरि होनी चाहिए। तो रूसो का कथन क्या था कि जनता की इच्छा सर्वोपरि होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ऑस्टिन। ठीक है, यह कथन कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका था? जॉन ऑस्टिन का था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर कितना? 8। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संप्रभु कौन है? तो भारत के संप्रभु प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, भारत के लोग हैं, या मंत्रिपरिषद है? तो भारत के संप्रभु शक्ति या भारत के संप्रभु कौन है? तो भारत की जनता है। ठीक ना, तो ध्यान देंगे, भारत के संप्रभु कौन है? तो भारत की जनता है। प्रस्तावना में हम लोग देखेंगे, भारत के प्रस्तावना में लिखा हुआ हम भारत के लोग। ठीक ना, हम भारत के लोग क्या है? तो ये प्रस्तावना का प्रथम पंक्ति ही शुरुआत होता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है ना कि भारत के संप्रभु कौन है? तो भारत के संप्रभु जो निहित होती है किसमें? भारत की जनता में निहित होती है। लेकिन भारतीय संविधान का संरक्षक पूछेगा कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक ना, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन? सर्वोच्च न्यायालय। ये 9 नंबर क्वेश्चन था। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री के अगर अनुच्छेद के बारे में पूछा जाए तो प्रधानमंत्री की अनुच्छेद की चर्चा अनुच्छेद 75 के 1 जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 में किया गया है, मंत्रिपरिषद की चर्चा अनुच्छेद 74 में किया गया है। ध्यान देंगे, संविधान में मंत्रिपरिषद का चर्चा किया गया, लेकिन मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का चर्चा किया गया, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा नहीं किया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे, मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा नहीं किया गया है। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया। अनुच्छेद 352 के ए देगा या फिर क देगा। ठीक ना, तो मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द नहीं जोड़ा गया था, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया अनुच्छेद 352 के क में। क्लियर है? तो ये सही आंसर क्या था? हम भारत के लोग संप्रभु होना चाहिए। भारत के संप्रभु कौन है? तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? ध्यान देंगे, संघात्मक कहने का मतलब होता है ना कि केंद्र और राज्य दोनों के पास अधिकार होना चाहिए। एकात्मक का कहने का मतलब कि शासन का सर्वोच्च जो अधिकार होगा, शक्ति होगा कि एकात्मक होगा, नहीं एक ही व्यक्ति के पास होगा, सिर्फ केंद्र के पास। संघात्मक कहने का मतलब कि दोनों के पास होगा, राज्य के पास भी होगा और केंद्र के पास भी होगा। तो ध्यान देंगे, अब इस तरह से देखिएगा, संघात्मक की विशेषता नहीं है सो पूछ रहा है, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक विशेषता नहीं है। ठीक ना, तो देखिए शक्तियों का विभाजन तो है, क्योंकि भारत की संघात्मक और एकात्मक दोनों है, किस चीजों में एकात्मक और कुछ चीजों में संघात्मक है। तो संघात्मक शक्ति के विभाजन में, क्योंकि राज्य सरकार
के पास भी कुछ शक्ति दिया गया है और केंद्र सरकार के पास भी कुछ शक्ति दिया गया, तो ये विशेषता है। लिखित संविधान, तो हाँ यह भी विशेषता है, केंद्र सरकार के पास लिखित संविधान, तो लिखित संविधान का वर्णन दोनों के लिए किया गया है, केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी, ठीक है। न्यायिक पुनर्वालोकन, ठीक ना, तो न्यायिक पुनर्वालोकन की भी चर्चा किया गया है। उच्च न्यायालय के पास भी न्यायिक पुनर्वालोकन की अधिकार और शक्ति होगा और केंद्र ये सर्वोच्च न्यायालय के पास भी, तो यह भी विशेषता होगा। एकीकृत न्यायपालिका, तो नहीं, एकीकृत न्यायपालिका नहीं होगा, ठीक ना, एकीकृत न्यायपालिका इसका आंसर नहीं होगा। पूछ रहा कि विशेषता नहीं है तो एकीकृत न्यायपालिका नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका का चर्चा भारतीय संविधान में। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी, एकीकृत न्यायपालिका। संघात्मक का नहीं है सो पूछ रहा था, ठीक ना, तो एकीकृत न्यायपालिका नहीं है, बल्कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का चर्चा किया गया, ठीक ना। और स्वतंत्र न्यायपालिका जो भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान में जो लिया गया आपका अमेरिका के संविधान से। क्लियर है। 10 नंबर क्वेश्चन था। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है सो समझेंगे। लिखित और सर्वोच्चता, ठीक है, ये लिखित और सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, नीति निरसक सिद्धांत, तो ध्यान देंगे कौन सा जो है संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारत के संविधान को देखेंगे तो भारत की संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान हुआ, ठीक ना। कब बनकर तैयार हुआ, तो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत ऐसा स्टूडेंट रहता है इसी में कंफ्यूज कर जाता है कि संविधान को कब लिखा गया, कब पारित किया गया, कब अंगीकृत किया गया, कब संविधान सभा के सामने समर्पित कर दिया गया। तो ऐसा तरह का कोई भी बात देगा तो 26 नवंबर 1949 बात को समझेंगे। संविधान को कब लिख लिया गया, संविधान को कब अंगीकृत कर लिया गया, संविधान को कब संविधान सभा के सामने समर्पित कर दिया गया, या फिर संविधान को कब पूरा समर्पित, यानी इसी तरह का कोई भी भाषा दे समर्पित कर दिया, अंगीकृत कर दिया गया, ठीक ना, संविधान सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया गया या मसौदा तैयार कर लिया गया, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा 26 नवंबर 1949, ठीक ना। लेकिन अगर आपसे एक लाइन पूछे, एक शब्द में पूछे कि संविधान को कब लागू किया गया, तो सिर्फ लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, लिखा गया, तय किया गया, अंगीकृत कर लिया गया, मसौदा तैयार कर लिया गया, संविधान सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया कब, 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू किया गया कब, तो 26 जनवरी 1950। ये बात पूछता है तब 26 जनवरी 1950, सिर्फ लागू किया गया कब, तो 26 जनवरी 1950। क्लियर है। संविधान को बनाने में लग गया है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक ना। तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गया। संविधान को बनाने में कुल खर्च पूछा जाए तो 63,96,729 रुपया, 63,96,729 रुपया खर्च लग गया था संविधान को बनाने में। संविधान को बनाने में लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, लगभग 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया गया। क्लियर है, संविधान को बनाने में, और विश्व के सभी देशों के संविधान से बहुत सारा अच्छी बात जो है भारतीय संविधान में डाला गया, ठीक है। तो संविधान की विशेषता नहीं है, तो विशेषता कौन सा नहीं है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये विशेषता है, ठीक ना। मौलिक अधिकार, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है जो कि भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। हम लोगों के पास मौलिक अधिकार है, यह संविधान की भी विशेषता है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, तो नहीं, प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं, स्वतंत्र न्यायपालिका का चर्चा है संविधान में, स्वतंत्र न्यायपालिका। नीति निरसक सिद्धांत, तो हाँ नीति निरसक सिद्धांत को देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निरसक तत्व का चर्चा किया गया जो कि भाग 4 में है, तो यह भी संविधान के विशेषता का चर्चा किया गया, ठीक ना। प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन था। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान की कुल कितने भाग है, ध्यान देंगे, भाग में कभी कभी डाउट होगा। तो जब मूल संविधान लिखा गया, ध्यान देंगे, मूल संविधान लिखा गया तो कब लिखा गया था, तब तैयार हुआ था, तब कितना अनुच्छेद था, 395। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग, ठीक ना। वर्तमान में 444 देगा, कहीं कहीं 460 या 65 भी देता है, ठीक ना, 460 प्लस। तो ये हमेशा क ख ग करके जुड़ते जाएगा, तो संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ते जा रही है, ठीक है। मूल संविधान में याद रखेंगे 395, अनुसूची की संख्या 8 था, वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 हो गई है, ठीक ना। 12वां अनुसूची नगर पालिका को जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक ना। आगे अनुसूची का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। 22वां भाग है, यानी 22 भाग है, लेकिन उपभाग को जोड़कर कहीं कहीं 25 देगा, तो इससे पहले क्वेश्चन आएगा तो 25 भी दिए होंगे, तो टेंशन नहीं उपभाग को लेकर। तो मूल संविधान में 22 भाग की संख्या 22 है, और भारतीय संविधान में अगर भाग की संख्या दे रहा है तो 22, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन था। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ज्वार, लघु ज्वार भाटा कब आता है, ध्यान देंगे। तो ज्वार भाटा पहले तो क्या है से समझिएगा, ज्वार भाटा किसे कहा जाता है। तो ज्वार भाटा के बारे में लोग समझेंगे, जब सूर्य
जब देखिएगा सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण, जब सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल ऊपर की तरफ उठती है और फिर नीचे की तरफ गिरती है, इसी को जब ऊपर की तरफ उठेगी तब ज्वार और जब नीचे की तरफ गिरेगी तो भाटा। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण जब समुद्री या सागरीय जल ऊपर की तरफ उठती है और गिरती है, इसी को ज्वार और भाटा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो ध्यान देंगे, पृथ्वी पर क्या होता है ना कि सूर्य, तो इसमें पूछा जा रहा है कि लघु ज्वार कब आएगा? तो ध्यान देंगे, एक होगा दीर्घ ज्वार और एक हो जाएगा लघु ज्वार। तो ध्यान देंगे, दीर्घ ज्वार कब आएगा और लघु ज्वार कब आएगा, इस बात को समझेंगे। जब समकोण की स्थिति होगा, जैसे देखिए यहां पर पृथ्वी है, यहां पर सूर्य आ जाएगा और यहां पर क्या जाएगा? चंद्रमा। तो ये समकोण की स्थिति हो गया ना। तो समकोण की स्थिति जब भी होगा तो दो तरफ आकर्षण शक्ति काम करेगा, एक तो इधर की तरफ आकर्षण शक्ति काम कर रहा है और एक इधर की तरफ आकर्षण शक्ति काम कर रहा है, तो दोनों की तरफ खिंचाव हो रहा है, तो आधा आधा खिंचाएगा। तो इस प्रकार से इधर लघु ज्वार आएगा। ठीक ना, समकोण की स्थिति में लघु ज्वार आती है। ठीक ना, तो लघु ज्वार कब आती है? पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, शुक्ल पक्ष, सप्तमी पक्ष। तो ध्यान देंगे, शुक्ल पक्ष और सप्तमी पक्ष है। तो लघु ज्वार की स्थिति जो आती है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि लघु ज्वार की जब भी स्थिति आएगी, तो ये जो लघु ज्वार की स्थिति आएगी, तो एक तो ध्यान देंगे जब समकोण की स्थिति आएगी तब, और समकोण की स्थिति एक शुक्ल पक्ष के, ठीक ना, शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन और कृष्ण पक्ष के सप्तमी और अठमी के दिन। ठीक ना, तो ये दोनों दिन लघु ज्वार आती है। दीर्घ ज्वार कब आएगी? तो दीर्घ ज्वार जो आएगी कब आती है, सो ध्यान देंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन और कृष्ण पक्ष के सप्तमी और अष्टमी के दिन क्या आती है? लघु ज्वार आती है। दीर्घ ज्वार ध्यान देंगे, एक होता है सिजगी की स्थिति। तो सिजगी किसे कहा जाता है? तो ध्यान समझेंगे, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सिध में आ जाती है तब इसे सिजगी के नाम से जाना जाता है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिध में आ जाएगी तब इसे किस नाम से जाना जाता है? सिजगी के नाम से जाना जाता है। और सिजगी की स्थिति में दोनों का आकर्षण शक्ति मिलकर एक बार अधिक ऊपर की तरफ पानी को खींचेगी। ठीक ना, तब इसी को क्या कहा जाएगा? दीर्घ ज्वार कहा जाता है। क्लियर है? तो सिजगी की स्थिति में दीर्घ ज्वार आएगा और ये या समकोण की स्थिति में कौन सा ज्वार आएगा? तो ये समकोण की स्थिति में आपको लघु ज्वार आएगा। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्ल पक्ष के सप्तमी या फिर ये कृष्ण पक्ष के सप्तमी और अष्टमी के दिन। ठीक ना, कौन सा ज्वार आएगा? तो लघु ज्वार आएगा। क्लियर है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 13 नंबर क्वेश्चन था। 14 नंबर क्वेश्चन के हम लोग देखते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के बीच कौन सा ग्रह होगा? ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के ग्रह। तो इससे पहले भी शायद ग्रह वाला सौरमंडल के चैप्टर से क्वेश्चन लाया गया था, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है तो उस चैप्टर से जो भी एग्जाम में पूछा गया। फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का प्री एग्जाम का 17/1/20 का है। ठीक ना, तो ध्यान देंगे, पहले तो सूर्य की तरफ से ग्रहों का क्रम याद होना चाहिए, तभी हम लोग किसी ग्रह के बीच के ग्रह को बता सकते हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह हम बताए थे शायद बुध के बाद आप लोग देखे थे शुक्र। ठीक ना, और शुक्र के बाद आप लोग देखे होंगे पृथ्वी के बाद क्या होता है? मंगल के बाद क्या होता है? बृहस्पति। शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन करा कि पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच। तो ध्यान देंगे, पृथ्वी है यहाँ पर, ठीक ना, और यहाँ पर बुध है। इन दोनों ग्रहों के बीच में, पृथ्वी और किसके बीच में? बुध के बीच में कौन सा ग्रह दिखाई दे रहा है? अब तो यहाँ पर ग्रह दिखाई दे रहा है जो शुक्र। तो यही क्वेश्चन था कि पृथ्वी और शुक्र के, बुध के ग्रह के बीच कौन सा ग्रह दिखाई दे रहा है? तो आंसर देखिए, शनि है तो नहीं, शनि नहीं है। मंगल है, शुक्र है, अरुण है तो शुक्र हो जाएगा। तो पृथ्वी और शुक्र के, सॉरी, बुध और पृथ्वी के बीच में पूछ रहा था कि पृथ्वी और बुध के बीच में कौन सा ग्रह होगा? तो शुक्र ग्रह होगा। शुक्र ग्रह के बारे में पूछा जाए तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह। लेकिन अगर पूछेगा बुध ग्रह किसके नजदीक का ग्रह? तो ये सूर्य के नजदीक का ग्रह। क्लियर है? शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह और बुध ग्रह किसके नजदीक का ग्रह? तो ये सूर्य के नजदीक का ग्रह। क्लियर है? पृथ्वी जो है सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन? बृहस्पति। और दूसरा बड़ा ग्रह कौन? शनि। ठीक ना, पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन आया होगा तो इसके बारे में बताया होंगे। लाल ग्रह इसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन आया था शायद पिछले वीडियो में, लाल ग्रह के बारे में बहुत सारा। शनि को काला ग्रह कहा जाता है। ठीक ना, शनि ग्रह का एक उपग्रह है टाइटन। टाइटन जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि गैनीमीड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक ना, तो इन सब के बारे में हम लोग क्वेश्चन को देखे थे पिछले क्लास में भी शायद। तो ये देखिए, अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी।
15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और 15 नंबर क्वेश्चन को देखें, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो सौर मंडल का सदस्य नहीं है, नक्षत्र सौर मंडल का सत्र है, ठीक ना। धूमकेतु है कि नहीं, तारा कारक है या नहीं, या उपग्रह है या नहीं? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सौर मंडल का सदस्य नहीं है। तो सौर मंडल का सदस्य नहीं, तारा कारक, ठीक ना। ताराकार जो है इस सौर मंडल का सदस्य नहीं है। धूमकेतु, नक्षत्र, ये सब उपग्रह, इस सब सौर मंडल में या सौर मंडल में एक आकाशीय खगोलीय पिंड है, ठीक ना, लेकिन ताराकार यह नहीं है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। उपसौर की स्थिति बनती है, उपसौर की स्थिति कब बनती है? 4 जुलाई को, 3 जनवरी को, 21 जून को, या 22 मार्च को? ध्यान देंगे। अपसौर और उपसौर की घटना, तो ध्यान देंगे, ये बताए थे कि आपको मान लीजिए सूर्य है और सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। तब सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाता है एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। तो मान लीजिए कि दीर्घ वृत्ताकार पर पथ पर चक्कर लगा रही है सूर्य का, तो एक पथ जो होता है ना दीर्घ वृत्ताकार एकदम बराबर नहीं होता है, वृत्ताकार एकदम बराबर नहीं होता है। कहीं कहीं पर इसका दूरी कम हो जाता है और कहीं पर दूरी इसका बढ़ जाता है। तो ध्यान देंगे, ये दूरी कम होगा तो ध्यान देंगे, सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी जब कम हो जाती है तब इस घटना को अपसौर उपसौर के नाम से, सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी कम हो जाती है तब इस घटना को किस नाम से? तब इस घटना को उपसौर के नाम से जाना जाता है। और जब सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी बढ़ जाती है तब इस घटना को किस नाम से? अपसौर के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, अपसौर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? उपसौर की घटना जो होगी नजदीक वाला, तो नजदीक वाला महीना कौन होता है? जनवरी। तो नजदीक वाला महीना जनवरी होता है, तो 3 जनवरी को उपसौर होगा, ठीक ना। तो 3 जनवरी को कौन सा घटना होगा? उपसौर की घटना होगा। दूर का महीना कौन? जनवरी का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो दूर का महीना जुलाई, तो 4 जुलाई को क्या होगा ना कि अपसौर होगा। तो इस तरह से याद भी रखेंगे और कंफ्यूज भी नहीं होंगे, ठीक ना। तो 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। उपसौर की घटना में सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी नजदीक की स्थिति में होती है तब कितना हो जाती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक हो जाती है तब इसकी सूर्य की दूरी कितना हो जाती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। क्लियर है? अधिक में 15.21 करोड़ किलोमीटर और नजदीक इसमें 14.70 करोड़ किलोमीटर। क्लियर है? ऐसे सामान्यतः सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। जहां से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकंड का समय लगता है, अर्थात 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 16 नंबर क्वेश्चन था। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी, तो ध्यान दीजिए यहीं पर बना लेंगे। सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कब? तो न्यूनतम दूरी यहाँ पर उपसौर की घटना पूछा गया था, तो उपसौर की घटना जब नजदीक होगा तब तक 3 जनवरी को, और न्यूनतम दूरी पूछ रहा है तो 3 जनवरी को ना न्यूनतम दूरी होगा। न्यूनतम दूरी पूछ रहा था, सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी जो होगा तो न्यूनतम दूरी कब? उपसौर में ना, और कब था? तो 3 जनवरी को था, तो न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका इसी बन गया। तो डिस्कशन से आपका यही फायदा होगा कि अगला क्वेश्चन आपका इसी बन गया। देखिए कौन एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार एएसआई, ठीक ना, बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था प्रीलिम्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 था। आगे हम लोग देखेंगे 22 दिसंबर को, तो ध्यान देंगे ये सब क्वेश्चन ध्यान देंगे। एक यहाँ पर सूर्य है और सूर्य का चक्कर लगाता है पृथ्वी, तो ये वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा कि सूर्य का किरण 21 जून को, तो 21 जून को कहां पर सीधा पड़ता है? 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का किरण सीधा पड़ता है, इसीलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटा, और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु। दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ा दिन छोटा और ऋतु कहा जाएगा शीत ऋतु। तो 22 दिसंबर वाला में उल्टा हो जाएगा। 22 दिसंबर की स्थिति में मकर रेखा पर सूर्य का किरण लंबवत पड़ता है, कहां पर? मकर रेखा पर। और जहां लंबवत पड़ेगा तो ग्रीष्म ऋतु 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और जब ग्रीष्म ऋतु है तो दिन बड़ा और रात छोटा, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, और जब शीत ऋतु है तो रात बड़ा और दिन छोटा। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या था? 3 जनवरी। क्लियर है? 17 नंबर क्वेश्चन था। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी कब? यही से क्वेश्चन आप सौर उपसर्ग की घटना याद रखेंगे। कम से कम एक वीडियो से 1-2 क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बन जा रहा है, तो अभी से तो हम लोग शुरू ही किए। सोचिए कि अभी कितना वीडियो आना भी बाकी है, तो अभी डिस्कशन पूरा कंप्लीट करना बाकी है, पूरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कराना बाकी है। और किसी भी एग्जाम में 90%, 80% जो रहता है ना, जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन नहीं रहेगा? तो करंट का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगभग नहीं रहता है, नया करंट जो रह जाता है। कुछ स्टैटिक्स का क्वेश्चन नया बनता है और कुछ सब्जेक्ट का भी बनता है, तो कुछ ही क्वेश्चन को नया क्वेश्चन को शामिल किया जाता है। लगभग 80 से 90% आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करते हैं, लगभग आपका तैयारी नहीं संभव माना जाता है, ठीक ना। इस बात को समझेंगे। तो उपसौर था, स्थिति समझ गया। क्वेश्चन नंबर क्या था सो देखेंगे अगला। सूर्य ये तो हो गया है ना। हाँ, पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी कब होता था इसमें देख लेंगे। अभी जो बनाए हैं उसमें तो अधिकतम दूरी कब था? 4 जुलाई को,
ऑफशोर की घटना में, तो अधिकतम दूरी पूछ रहा है, तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी, अधिकतम दूरी कब, 4 जुलाई को। ठीक है, सही ऐसी बन गया। अब चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आगे ध्यान देंगे। ये 18 नंबर क्वेश्चन था। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नौका दर प्रतियोगिता किस राज्य के, तो एक दौर होता है नौका दर प्रतियोगिता जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान देंगे, बिहार पुलिस एसआई, ठीक ना, दरोगा के एग्जाम में पूछा जा चुका है और मेंस के एग्जाम में पूछा गया है 3/9/2023 को। ठीक ना, तो नौका दर जो है स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ये कहां पर मनाया जाता है, केरल में। कहां पर, केरल में। और इससे संबंधित एक ट्रॉफी को भी रखा जाता है। ठीक ना, तो नौका दौड़ के लिए एक ट्रॉफी भी रखा जाता है, नेहरू ट्रॉफी। तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे, नौका दर से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केरल। तो 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ये। चलिए आगे देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, तो सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो ध्यान देंगे सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, बिहार में, बिहार में तो है नहीं, केरल में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में, तो केरल में सबरीमाला मंदिर। इस पर विवाद भी हुआ था सबरीमाला मंदिर को, ठीक ना, स्त्री के प्रवेश को लेकर। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। भगवान अयप्पा को समर्पित है सबरीमाला मंदिर। 20 नंबर क्वेश्चन था। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पद्म श्री रामचंद्र मांझी जो है, इनका डैश के लिए प्रसिद्ध था। तो पद्म श्री रामचंद्र मांझी जो है, इनका संबंध किस चीज से, ये आपका पूछा जा रहा है। तो इनका संबंध जो आपका लोक नृत्य से है। ठीक ना, इनका संबंध किससे, लोक नृत्य से। 21 नंबर क्वेश्चन था, स्टैटिस्टिक्स का है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिस्मिल्लाह खां वाद्य यंत्र बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो सहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। कौन सा वादक थे, सहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। और सहनाई वादक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में सहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध इतना हुए कि इनको बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक ना, तो देश रत्न बिस्मिल्लाह खां कहा जा सकता है। ठीक ना, इनको भारत रत्न पुरस्कार 2001 ईस्वी में दिया गया था। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 2001 ईस्वी में। ठीक ना, स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है। ठीक ना, उनको 2001 ईस्वी में, और बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 2001 ईस्वी में। ठीक ना, तो 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, सहनाई। ठीक ना, 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है मधुबनी लोक चित्र शैली, भी रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया बिहार पुलिस फायरमैन में कांस्टेबल के एग्जाम में 27/3/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था मधुबनी लोक चित्र शैली। तो ये बिहार से संबंधित है। कहां संबंधित है, बिहार से। मधुबनी लोक चित्र शैली जो बिहार से। ठीक ना, यहां पर ध्यान देंगे, तो ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश से कौन सा चित्र शैली संबंधित हो, ध्यान देंगे साझी। ठीक ना, साझी नहीं, झांसी होगा, झांकी होगा। ठीक ना, झांकी चित्रकला शैली। झांकी चित्रकला शैली कहां से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। ठीक ना, राजस्थान में इसे पहले वाला भी वीडियो में बताए होंगे, मेवाड़ पेंटिंग। ठीक ना, इसके अलावा किशनगढ़ पेंटिंग, ये सब कहां से है, राजस्थान से। ठीक ना, मध्य प्रदेश में गोंड पेंटिंग, ठीक ना, चित्रकला शैली, ये सब कहां से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। 23 नंबर क्वेश्चन था, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। कर्पूरी देवी जो बताए थे पिछले क्लास में, शायद हमको क्वेश्चन भी याद है, आप लोग पढ़ रहे हैं, पता नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन था। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल से अति सघन वन मिलता है, तो अति सघन वन बिहार के किस जिला में मिलता है, तो बिहार के अति सघन वन जो मिलता है आपका कौन सा जिला में, ऑप्शन देखिएगा, पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, गोपालगंज में या सीतामढ़ी। सबसे अधिक सघन वन जो कहां पर मिलता है, तो ध्यान रखेंगे कि इसमें सबसे अधिक सघन जल जो मिलता है आपका पश्चिमी चंपारण में। ठीक ना, तो सही इसका आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देंगे। गोपालगंज जो सबसे ज्यादा लिंगा अनुपात वाला राज्य है, गोपालगंज जो है सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला जिला है। ठीक ना, गोपालगंज सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला जिला है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सबसे कम अगर पूछा जाएगा कि सघन या सबसे कम वन जो पाया जाता है बिहार के कौन सा जिला में, तो सबसे कम वन जो पाया जाता है कौन सा जिला में, तो सबसे कम वन पाया जाता है आपका जहानाबाद में। ठीक ना, सबसे कम वन कहां पर, जहानाबाद में। ठीक ना, सबसे अधिक वन पश्चिमी चंपारण में। क्लियर है। अगर आपसे पूछा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार का कौन सा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार का पटना। पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या वाला बिहार का जिला कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बिहार का शेखपुरा। कौन सा, सबसे कम जनसंख्या वाला शेखपुरा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला पूछेगा तो पटना। अगर आपसे पूछा जाए, बताइए कि सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर। कौन सा, शिवहर। ठीक ना, सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है, शिवहर। सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है, कैमूर। तो सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है, कैमूर। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे।
सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा जिला कौन सा है तो शिवहर, ठीक ना, सबसे छोटा जिला भी और सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला भी शिवहर। क्लियर है? तो इन सब क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 था। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के लिए क्या है, उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर है, रोहतास है, जमुई है, मुंगेर है। तो सबसे ज्यादा स्वर्ण तो जमुई में। स्वर्ण कहां पर? जमुई में। भागलपुर में रेशम, रोहतास में क्या चीज? चावल। चावल या धान कहां पर? रोहतास में। ठीक है, तो ये 25 नंबर क्वेश्चन था जिसको आप लोग ने देखा। ठीक ना, बिहार दरोगा में पूछा गया था। इसी तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन का सीरीज जो लाए हैं वो 3 दिन चलाया जाएगा, और 25 या 30 क्वेश्चन का जो सीरीज चला जा रहा है रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, इन सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चलाया जा रहा है 3 दिन, और 3 दिन ये चलेगा। आप लोग डेली को वीडियो देखेंगे और डेली के वीडियो में आपका लगभग 25 में जीके का सभी क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको लाया जाएगा। ठीक ना, रहने दीजिए, अगले क्लास में फिर हम लोग 25 क्वेश्चन को देखेंगे।